हेलो एवरीवन। आज यहाँ पर जो हम लोगों का टॉपिक है वो है ब्लड का सर्कुलेशन यानी कि रक्त का परिसंचरण। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ब्लड के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया है कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, क्या क्या होता है। अब बात करते हैं सर्कुलेशन की कि हमारी बॉडी में ये जो ब्लड है ये कैसे सर्कुलेट होता है, यानी कि कैसे ये घूमता है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर ब्लड वेसल्स कहाँ पर पहुँचाती हैं ब्लड को। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है यानी कि रक्त का परिसंचरण है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जैसे कि यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे कि ब्लड सर्कुलेशन का मेन पार्ट क्या है, हमारा हार्ट। हार्ट के अलावा इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें कि हमारी आर्टरीज और वेन्स होती हैं यानी कि धमनी और शिराएं, और यही पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करवाते हैं, ठीक है। अब ब्लड सर्कुलेशन में मेन है हमारा कौन सा, हमारा हार्ट है। हार्ट की अगर हम लोग बात करें तो हार्ट में हमेशा जो कार्डियक मसल्स होती हैं यानी कि हृदय हमारा किसका बना हुआ है, कार्डियक मसल्स का बना हुआ है यानी कि हृदय पेशियों का। और इसमें हमेशा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी कि संकुचन और आकुंचन होता रहता है। और इसी कारण से जो वॉल्व्स हैं, वॉल्व्स के थ्रू यानी कि जो कपाट है, कपाट के माध्यम से ब्लड हार्ट में आता है और हार्ट से बाहर ब्लड वेसल्स में पहुंचाया जाता है। जब भी हमारा हार्ट पंप होता है यानी कि हार्ट बीट करता है, तो हार्ट बीट के समय पर कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, जब हमारा हार्ट बीट करता है तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है बेटा लब का, ठीक है। किसका, लब की ध्वनि उत्पन्न होती है। और जब रिलैक्स होता है तो ब्लड अंदर आता है हार्ट में और साउंड प्रोड्यूस होता है किसका बेटा, डप का, ठीक है। ये दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, लब और डप। तो जो हम लोग हमेशा कहते रहते हैं कि हमारा हृदय धड़क रहा है, ये धक और धक कर रहा है, वो असल में कभी भी धक और धक नहीं करता, ये हमेशा लब और डप की ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बनता है आपका डिफरेंट एग्जाम्स में कि द लब एंड डप साउंड प्रोड्यूस्ड इन, यानी कि लब और डप की ध्वनि किसमें उत्पन्न होती है, तो आंसर हमेशा आपका क्या होगा बेटा, ड्यूरिंग द हार्ट बीट, ठीक है। ये कुछ वैसे ही है जैसे आप किसी खाली बॉटल या सुराही में पानी भरते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, और अगर उसी बॉटल को इन्वर्ट कर दीजिए तो पानी बाहर निकलने लगता है तो एक दूसरा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वैसे ही ये जब ब्लड हार्ट में आएगा तो दूसरा साउंड, और हार्ट से बाहर पंप किया जाएगा तो दूसरा साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट में से जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है यानी कि रक्त का परिसंचरण होता है, इसका फ्लो क्या होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं यानी कि रक्त नलिकाएं हैं, जिनमें कि हमारी कौन सी हैं, महाशिरा यानी कि वेना कावा, जो चाहे ये सुपीरियर वेना कावा हो और चाहे ये हमारी इंफीरियर वेना कावा हो, ठीक है। यानी कि निचले भाग से जो हमारे हृदय के नीचे के बॉडी पार्ट्स है वहां से जो ब्लड लेकर के आती है, और हार्ट से ऊपर के जो बॉडी पार्ट्स हैं वहां से ब्लड को लेकर के आती है। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा यानी कि ऊपरी महाशिरा और निचली महाशिरा, ये दोनों हमारे जो दाहिने अलिंद होते हैं यानी कि एट्रिया होता है, यानी कि कौन सा, हमारा राइट एट्रियम या एट्रिया, इसमें ब्लड को लेकर के आता है। तो यहाँ पर कैसा ब्लड होगा, शरीर से आ रहा है तो CO2 कंटेनिंग होगा। इसके बाद ये ब्लड पंप होता है हमारे राइट वेंट्रिकल में यानी कि दाएं निलय में, और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये जो आपका वॉल्व है, इस वॉल्व को क्या कहा जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग त्रिवलनीय कपाट, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, त्रिवलनीय कपाट कहा जाता है, यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू फिर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड पंप होगा, और किसके द्वारा, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, ये एक्सेप्शनल केस है। पल्मोनरी आर्टरी यानी कि जिनको हम लोग कहते हैं फुफ्फुस धमनियां, ये क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 कंटेनिंग ब्लड को हमारे लंग्स में लेकर के जाती हैं। लंग्स में क्या होता है बेटा, हमारी एल्वियोली होती है यानी कि वायु कुप्पिकाएं, और यहाँ पर जो एल्वियोली हैं इनमें डिफ्यूजन के माध्यम से, यानी कि जो प्रोसेस है गैस एक्सचेंज का, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होगी और CO2 बाहर निकल जाएगी, तो ये प्रोसेस है डिफ्यूजन,
ठीक है। डिफ्यूजन के माध्यम से ये गैस एक्सचेंज होता है और उसके बाद ब्लड में ऑक्सीजन आ जाती है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुस शिरा के माध्यम से हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि हमारा बाएं अलिंद में। ठीक है, ब्लड आ गया। अब देखो, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ये दोनों एक्सेप्शनल केस है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो या ऐसे तो जो आर्टरीज हैं, धमनियां हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त कैरी करती है। वहीं जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट यानी कि फेफड़ों से हृदय में। देन क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम से कहां पर पंप होगा बेटा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं निलय में। इसके बीच में ये जो वॉल्व होता है एट्रियम और वेंट्रिकल के राइट पोर्शन में तो हमारा ट्राइकस्पिड था यानी कि त्रिवलनीय कपाट था। लेफ्ट पोर्शन में कैसा होगा बेटा, यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व यानी कि इसको कहा जाता है द्विवलनीय कपाट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, द्विवलनीय कपाट कहा जाता है। और इसके माध्यम से आपका जो ब्लड है ये ब्लड कहां पर आ जाएगा बेटा, ये ब्लड आपका वापस आ जाता है। ठीक है, द्विवलनीय कपाट से ब्लड आया वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल से ये फिर पंप होता है किसमें, एओर्टा यानी कि महाधमनी में, और एओर्टा से पूरी बॉडी में फिर से सप्लाई कर दिया जाता है। क्लियर इतनी बात। अब ये तो बात हो गई हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन, लेकिन आखिर ये जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारा यानी कि रक्त परिसंचरण है, रक्त परिसंचरण में कई बार होता क्या है कि हार्ट हमारा काम करना बंद कर देता है, और हार्ट अगर काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए सर्जरी की जाती है। एक तो बाईपास सर्जरी की जाती है, ठीक है, और दूसरी ओपन हार्ट सर्जरी होती है। लेकिन अगर किसी का हृदय काम करना बंद कर दिया तो उसके बाद हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हम लोग आजकल सुनते हैं कि हृदय का प्रत्यारोपण किया गया। लेकिन वर्ल्ड में फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किसने किया था, तो 6 दिसंबर 1967 में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, जो कि साउथ अफ्रीकन सर्जन थे, इन्होंने वर्ल्ड में फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था, यानी कि विश्व में प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। ठीक है, किसने, ये प्रश्न पूछा जाता है, द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वाज डन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो निम्नलिखित में से किसने विश्व में प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। और बहुत रेयर है, अगर क्वेश्चन पेपर का लेवल टफ करना होगा तो ईयर पूछेगा, तो 1967 में फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था साउथ अफ्रीकन सर्जन के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इंडिया की। तो इंडिया में फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन आपका 17 फरवरी 1967 में तो फर्स्ट हुआ था, यहाँ पर 1968 17 फरवरी में डॉक्टर पी वेणुगोपाल, ठीक है, यानी कि पंगपल्ली वेणुगोपाल, जो कि महाराष्ट्र के एक बॉम्बे के एक सर्जन थे, इन्होंने भारत में प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। तो विश्व में सबसे पहले डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने और भारत में डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने आपका सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था, यानी कि दूसरा हृदय ही पूरा पूरा बदल दिया। ठीक है बेटा, क्लियर। अब इसके बाद यहां पर बात आती है कि जब भी कभी हम लोगों को हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाते हैं, यानी कि हृदय से संबंधित व्याधियां हो जाती हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ईसीजी कराया जाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो हमें ग्राफ मिलता है ये, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ में आप लोग अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर ये कुछ लाइंस आपको नजर आती हैं। इन लाइंस को देख करके जो भी हमारे कार्डियक डॉक्टर्स होते हैं, यानी कि जो कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, और जो सर्जन्स होते हैं, वो देख करके कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है उसको देख सकते हैं। क्योंकि ये जो आपकी लाइंस नजर आती हैं, ये इनमें पी क्यू आर और एस वेव्स जनरेट होती हैं, और इनको देख करके वो कहां पर डिसऑर्डर है, आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व में डिसऑर्डर है, या जो
एओर्टा है यानी कि महाधमनी है उसमें ब्लॉकेज है, या वेन है उसमें ब्लॉकेज है, वेना कावा यानी कि महाशिरा में ब्लॉकेज है, ये सारी चीजों को पता कर लेते हैं। और अगर प्रॉपर आपका पल्स रेट नहीं है यानी कि हार्ट बीट नहीं है, तो उसके डिसऑर्डर्स का वो आसानी से पता लगा लेते हैं और फिर ट्रीटमेंट करते हैं। और इसको सुनने के लिए हम लोग यानी कि हार्ट बीट को सुनने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पर आप लोगों ने डॉक्टर्स के नेक के अराउंड देखा होगा स्टेथोस्कोप, जिसको कि कॉमन लैंग्वेज में आला कह दिया जाता है। ठीक है, तो जो स्टेथोस्कोप है ये आपके हार्ट के साउंड को खास तौर पर आपको सुनाने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी डिस्कवरी की गई थी। अब बात आती है कि इनकी डिस्कवरी किसने की। तो सबसे पहला पॉइंट कि जो हमारा ईसीजी है, ईसीजी को विलियम एंथोवेन ने डिस्कवर किया था सबसे पहले। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वाज इन्वेंटेड बाय या डिस्कवर्ड बाय, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है इसकी खोज किसने की थी। तो सीधे विलियम एंथोवेन ने क्या किया था बेटा, एंथोवेन ने ईसीजी डायग्राम को डिस्कवर किया था या ईसीजी के प्रोसेस को भी बताया था। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए कि ईसीजी का प्रोसेस की खोज किसने की थी, या पूछा जाए कि ईसीजी डायग्राम को किसने खोजा था, तो हमेशा आंसर आपका क्या होगा, विलियम एंथोवेन होगा। ठीक है, अब वही बात करते हैं हम लोग जो स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन किया था रेने लेनेक ने। ठीक है, लेनेक नाम याद रखने के लिए, जब कभी आई डिसऑर्डर हो जाता है, आंखों से संबंधित व्याधि होती है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, चश्मा। चश्मे को और क्या कहा जाता है हिंदी में, ऐनक कहा जाता है। तो ऐनक का भाई लेनक, लेनक उससे रिजेंबल कर रहा है, तो लेनेक ने स्टेथोस्कोप खोजा था। ये याद रखने में आपको सुगमता देगा। ठीक है बेटा, क्लियर। तो स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय रेने लेनेक और ईसीजी डायग्राम वाज डिस्कवर्ड बाय एंथोवेन। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि जब भी कभी हम लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए हम लोग अक्सर ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप या रक्तदाब, जो हमारा नॉर्मल बीपी होता है यानी कि सामान्य रक्तदाब होता है, उसका रेंज कितना होता है बेटा। हमारे जो सामान्य रक्तदाब होता है इसका रेंज होता है 120/80, लेकिन मिलीमीटर एचजी यानी कि मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर ये होता है हमारा नॉर्मल बीपी यानी कि सामान्य रक्तदाब। ठीक है, अब 120 बेटा क्या कहलाता है, 120 कहलाता है सिस्टोलिक। ठीक है, क्या कहलाता है, सिस्टोलिक। और 80 क्या है बेटा, 80 कहलाता है आपका डायस्टोलिक। अब यहां पर आप कहेंगे कि आखिर ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है क्या। जिस समय हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है, हार्ट से ब्लड बाहर आया किसमें, हमारे एओर्टा में यानी कि महाधमनी में। अब जब एओर्टा में आ गया तो ये किसका प्रेशर है बेटा, आर्टरीज का, यानी कि धमनी में जो दाब होता है रक्त का उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोल। और ये कितना होता है, 120 मिलीमीटर एचजी के बराबर। अब वही जो डायस्टोलिक है ये वेन्स यानी कि शिराओं का प्रेशर है, और शिरा का प्रेशर कितना है, डायस्टोलिक कहलाता है। और ये 80 मिलीमीटर एचजी है, जो कि आपका नॉर्मल बीपी यानी कि सामान्य रक्तदाब की कंडीशन होती है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो ये तो हो गया सामान्य रक्तदाब। जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल जैसे कभी आप ब्लड टेस्ट कराने गए होंगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करने के लिए क्या किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि रीडिंग्स में जो ब्लड रिपोर्ट आती है उसमें आपको दिखता है एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल। ठीक है, ये तीन खास तौर पर रीडिंग्स दी होती हैं कोलेस्ट्रॉल टेस्ट में। ठीक है, एचडीएल क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। ठीक है, एचडीएल क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और वीएलडीएल क्या है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब देखिए यहां पर लिपोप्रोटीन नाम याद लिया जा रहा है, तो ये किसका है बेटा, ये कोलेस्ट्रॉल यानी कि फैट कंटेंट है। अब इनमें से जो एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा क्या, इसको कहा जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल।
ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों? क्योंकि भैया क्या हमारे लिए फैट जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है। स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यूज हैं, यानी कि वसीय ऊतक हैं, उनमें ये स्टोर होता है, जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। और ये हार्ट अटैक के रिस्क को घटाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोग फ्लैक्स सीड का यूज करते हैं, यानी कि अलसी के बीज, चिया सीड, तो इनमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि एचडीएल का अमाउंट होता है। लेकिन जब आप रीहीटेड ऑयल, यानी कि जब फास्ट फूड खाने की तरफ बहुत दौड़ते हो, सीधे जा रहे हो, फास्ट फूड की महक आ गई, सीधे आपका पाथ चेंज हो जाता है। तो जो आपका रीहीटेड ऑयल होता है, यानी कि बार बार गर्म किया हुआ तेल या रिफाइंड, इनमें से आपको एलडीएल और वीएलडीएल, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये आपके ब्लड में बढ़ते हैं। और ये दोनों ही आपके क्या कहलाते हैं बेटा? ये दोनों आपके कहलाते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ये आपके लिए हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाते हैं, बीपी इंक्रीज करते हैं, ब्लड वेसल्स में ये इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि वहां पर स्टोरेज होता है, तो बीपी इंक्रीज होता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप में से कई लोगों ने घर में ऑयल गरम किया होगा, या नहीं किया है तो करके देखिएगा कि जब भी कभी आप ऑयल को गर्म करते हैं और उसके बाद जो बच गया उसको आप रख दीजिए, और एक फ्रेश जो कि आपका सीड से एक्सट्रैक्टेड ऑयल है, यानी कि जो बीजों से निकला हुआ है, उस तेल को रख दीजिए। कुछ दिन के बाद देखेंगे कि कौन सा जल्दी खराब होगा, तो जो आपका गरम किया हुआ तेल है वो जल्दी खराब होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनका जो फैट कंटेंट है, उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है हीट के कारण, और यही आपके रिस्क को, हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कोलेस्ट्रॉल, तो ऑलवेज एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल एंड वीएलडीएल आर बैड कोलेस्ट्रॉल। पॉइंट क्लियर? अब इसके बाद यहां पर हम लोग देखें कि ये तो बात हो गई हमारे ब्लड प्रेशर की। अब ये जो ब्लड प्रेशर है, ये किससे नापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, बीपी इंस्ट्रूमेंट जो है ये हमारा क्या कहलाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। और इसकी डिस्कवरी की थी वॉन बस्चो ने। देखिए, इंडिया में अगर देखें तो हर चौथा व्यक्ति आज के समय पर बीपी का शिकार है। या तो वो हाई बीपी से परेशान है, या तो वो लो बीपी से परेशान है। और आपसे कहा जाता है कि ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए, बीपी हो जाएगा, बीपी से बचना है, यानी कि बीपी से बचो। तो स्फिग्मोमेट्रोमीटर की खोज किसने की? यानी कि बीपी से बचना है तो वॉन बस्चो। ठीक है, बच्चों से बस्चो, याद रखिएगा। ठीक है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर की इन्वेंशन किसने किया था बेटा? तो वॉन बस्चो ने किया था। क्लियर है? अब जब हमारा हार्ट जो है, जो कि हमेशा पंप करता रहता है, हमारी हार्ट बीट होती रहती है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स में प्रॉब्लम होती है इररेगुलर हार्ट बीट की। कभी पल्स रेट कम हो जाता है तो कभी ज्यादा हो जाता है। इसको मेंटेन करने के लिए हार्ट में एक डिवाइस लगाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं पेस मेकर। ठीक है, पेस मेकर यानी कि स्पीड को मेंटेन करे जो। ठीक है, अब ये जो पेस मेकर है, पेस मेकर का इन्वेंशन किसने किया? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो रूनी ने। ठीक है, किसने किया था बेटा? रूनी एल्क्विस्ट ने पेस मेकर का इन्वेंशन किया था। पेस मेकर एक डिवाइस होती है जो कि हार्ट से थोड़ा सा दूर प्लेस किया जाता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी भी तरफ, लेकिन इसके जो लीड्स होती हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स आपके कार्डियक मसल्स को देती हैं, और ये आपका दोनों प्लांट, आपका दोनों लीड्स को, एक तो आपका अपर पोर्शन एट्रिया के पास और दूसरा वेंट्रिकल्स के पास, इनको लगाया जाता है। ठीक है, और ये इररेगुलर हार्ट बीट को मेंटेन करता है। अब सीनियर सिटीजन्स में हार्ट बीट होता कितना है? तो सीनियर सिटीजन्स में होता है 60 पर मिनट, यानी कि एक मिनट में कितना बार? 60 बार लगभग एवरेज है सीनियर सिटीजन्स में। 60 बार, यानी कि 60 आ गए तो 60 बार। ठीक है, अब वहीं अगर हम लोग बात करें कि एडल्ट में कितना होता है, जैसे आप लोगों की बात करें तो 72 पर मिनट। ठीक है, किड्स बचपन में हमेशा धमा चौकड़ी मचाते थे, उस समय पर कितना था? लगभग आपका 80 टू 85 पर मिनट।
आपके बचपन में थी। लेकिन न्यूबॉर्न इन्फैंट की बात करें, नवजात बच्चे जब आप लोग पैदा हुए थे, जिस समय आप वॉम्ब से बाहर निकले, गर्भ से बाहर निकले, उस समय न्यूबॉर्न इन्फैंट की पल्स रेट कितनी होती है? 120 पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 120 बार आप लोगों का हार्ट बीट होता था। कब? जब आप लोग पैदा हुए थे, यानी कि हम सभी लोग जिस समय बर्थ लिए, उस समय 120 पर मिनट थी। ठीक है? तो सीनियर सिटीजन्स में 60 पर मिनट। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, इनमें प्रॉब्लम होती है, इर्रेगुलर हो जाती है, उसके लिए क्या लगाया जाता है बेटा? पेस मेकर लगाया जाता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में, क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि जब हमारी पल्स रेट आराम से चल रही है, उस समय हार्ट का कौन सा पार्ट पेस मेकर का काम करता है, या नेचुरल पेस मेकर किसको कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक पेस मेकर किसको कहा जाता है? तो बेटा जो हार्ट का हमारा एस ए नोड होता है, ठीक है, हार्ट का हमारा जो एस ए नोड होता है, इट इज कॉल्ड द नेचुरल पेस मेकर। ये एस ए नोड कहां पर होते हैं बेटा? जो हमारा हार्ट का पोर्शन होता है मिडिल में, यहां पर देखें तो एट्रियम और वेंट्रिकल के ही पास ये आपके एस ए नोड होते हैं, और ये नेचुरल पेस मेकर यानी कि प्राकृतिक पेस मेकर का काम करता है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपका कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जाम्स में। ठीक है बेटा, क्लियर? तो नेचुरल पेस मेकर आपका ऐसे नोड है, लेकिन वही रूडी एटविस्ट ने क्या किया था? पेस मेकर की डिस्कवरी की थी, जो कि सीनियर सिटीजन्स में इरेगुलर हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा हार्ट डिसीजेज है, कुछ हार्ट डिसीजेज में देखा जाए तो पेरिकार्डिटिस। पेरिकार्डिटिस क्या होता है बेटा? ये हृदयावरण शोथ कहलाता है। अब हृदयावरण यानी कि देखो यहां पर क्या है, पेरी, पेरी मतलब चारों तरफ, और कार्डिटिस यानी कि हार्ट के, क्योंकि कार्डियक हार्ट को कहा जाता है। तो हार्ट जो है वो बेटा किस में प्रेजेंट होता है? हमारा, हम लोगों का जो हार्ट है ये आपका प्रेजेंट होता है एक कैविटी में, और इस कैविटी को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। और इसी में अगर कोई व्याधि हो जाए, पेरिकार्डिटिस यानी कि स्वेलिंग हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डिटिस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हृदयावरण शोथ, जो पेरिकार्डियम में प्रॉब्लम होगी। दूसरा होता है बेटा कोरोनरी आर्टरी। अब देखिए कोरोनरी आर्टरी जो है ये कार्डियक मसल्स, यानी कि जो हम लोगों की हृदय पेशियां होती हैं, इनको ब्लड की सप्लाई करने का काम करती हैं। ठीक है, क्लियर? क्या काम करती हैं? ये ब्लड की सप्लाई करने का काम करती हैं। ठीक है, क्लियर? अब यहीं पर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है, जो कि कार्डियक मसल्स को काम करने के लिए ऑक्सीजन और रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, उसमें अगर ब्लॉकेज या प्रॉब्लम हो गई तो वो डिसीज कहलाती है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। क्या कहलाएगी? कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तीसरा होता है एंजीना, यानी कि हृदय शूल। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप लोग कहते हो कि नहीं हमारे हार्ट में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो आपका कहलाता है एंजीना। ठीक है, वही एनीमिया जो है, रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी, जब भी कभी आपके शरीर में आयरन की डिफिशियंसी होगी तो एनीमिया होगा। ल्यूकीमिया जो होता है इसको कहते हैं ब्लड कैंसर, जो कि जेनेटिक कंडीशन में आता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, अनुवंशिक बीमारी है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी होगी ही होगी। ठीक है, ये कुछ आपके डिसऑर्डर्स थे। यहीं पर अब हम लोग बात करते हैं बेटा ब्लड के सर्कुलेशन की। तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, यानी कि रक्त का जो हमारा परिसंचरण है, इसकी डिस्कवरी बेसिकली किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, जैसे कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, यानी कि रक्त का जो परिसंचरण होता है, ये कितने टाइप का होता है बेटा? तो ये दो तरीके का होता है। एक तो कहलाता है हमारा ओपन, यानी कि खुला परिसंचरण, और दूसरा होता है बंद परिसंचरण, यानी कि ओपन सर्कुलेशन और आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे कि ओपन सर्कुलेशन कैसे हो रहा है और क्लोज्ड कैसे हो रहा है। एक में सारी पाइप लाइक यानी कि ब्लड वेसल्स आपस में जुड़ी हैं, और दूसरे में उनका आपस में कनेक्शन नहीं है, सिर्फ इतना अंतर है। अभी आगे चर्चा करेंगे, देखिएगा। ठीक है, यही
दूसरा आपका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन क्लोज्ड है उसमें ब्लड वेसल्स रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि रक्त नलिकाएं हैं जो कि आपस में कनेक्टेड है। ओपन में ये कनेक्टेड नहीं होती हैं, ठीक है। दूसरा है आपका यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ये पूछा जाता है कि विलियम हार्वे ने की थी, जो पॉइंट अभी हमने आप लोगों को बताया। अब देखिए, ह्यूमंस की बात की जाए या मैमल्स की बात करें, तो मैमल्स या ह्यूमंस में हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों में डबल सर्कुलेशन होता है। अब डबल सर्कुलेशन का मतलब कैसे? आप लोग कहेंगे कि सर ये डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? क्या दो हार्ट होते हैं? नहीं बेटा, एक ही हार्ट होता है। डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है ये आपको इस इमेज से क्लियर हो जाएगा। देखिए, हार्ट में जो हमारा राइट एट्रियम और वेंट्रिकल है, इधर कैसा ब्लड है बेटा? ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीजन कंटेनिंग। ये एओर्टा से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एओर्टा यानी कि महाधमनी से होते हुए हमारी पूरी बॉडी के डिफरेंट जो सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको ब्लड सप्लाई किया। जब ब्लड सप्लाई हुई तो रॉ मटेरियल और ऑक्सीजन जो कैपिलरीज हैं, इनके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं कि कैपिलरीज क्या होती है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल ऑफ द बॉडी। तो कैपिलरीज के थ्रू ये ऑक्सीजन और रॉ मटेरियल क्या होता है? एक्सचेंज हो गया। CO2 कंटेन हो गई आपके हीमोग्लोबिन में, ब्लड में बाइंड हो गई, और वेस्ट मटेरियल आ गया, मेटाबोलाइट्स, जो कि सेल के उपापचय के बाद वेस्ट मटेरियल है। और फिर इसके बाद ये वेना कावा यानी कि महाशिरा के माध्यम से हार्ट के हमारे राइट पोर्शन में आ गया। अब राइट पोर्शन में ब्लड कैसा है बेटा? तो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि CO2 कंटेनिंग है। अब ये ब्लड जो हमारा राइट वेंट्रिकल है यहां से पंप होगा, कहां पहुंचेगा बेटा? लंग्स में। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी, जो कि एक्सेप्शनल केस है क्योंकि CO2 कंटेन करती है। और गैस का एक्सचेंज हुआ कहां पर? लंग्स में। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन के माध्यम से। और फिर इसके बाद ये आपका जो ब्लड है ये पल्मोनरी वेन, जो कि एक्सेप्शनल केस है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ रही है हार्ट में। तो एक बार हार्ट से ब्लड पंप हो रहा है बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन्स में, सेल्स में, और एक बार पंप हो रहा है कहां पर? लंग्स में, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोगों में कैसा सर्कुलेशन होता है बेटा? तो डबल सर्कुलेशन होता है, यानी कि द्विक परिसंचरण पाया जाता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये आपका डबल सर्कुलेशन हो गया। अब यही बात करते हैं ओपन और क्लोज की। तो देखिए बेटा, यहां पर जो हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, इसमें क्या है? हार्ट से ब्लड पंप हुआ, आर्टरी, एओर्टा से आर्टरी, आर्टरी से कैपिलरीज, और कैपिलरीज से ही फिर सीधे वेन्स, और वेन्स से वापस हार्ट। तो क्या कहीं पर ऐसा दिख रहा है आपको कि कहीं पर ये बॉडी की सेल्स हैं? ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की ये सभी सेल्स हैं। तो इन सेल्स में कहीं पर ऐसा आपको दिख रहा है कि कनेक्शन टूटा हुआ है? नहीं टूटा है। ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, कनेक्शन टूटा नहीं है। तो ये आपका कैसा सर्कुलेशन है बेटा? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। बंद का मतलब नहीं कि स्विच ऑफ है, बंद का मतलब है एक पाइप आपस में कनेक्टेड है और इन्हीं में ये फ्लो हो रहा है। ठीक है, जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है बेटा कि जो हार्ट है, हार्ट में क्या होता है बेटा? यहां पर वॉल्व के थ्रू ब्लड पंप किया गया, किसमें? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट जो है ये ब्लड पंप करता है किसमें बेटा? तो बॉडी कैविटी। किसमें पंप करता है? बॉडी कैविटी। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं देह गुहा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है बेटा? देह गुहा में, यानी कि बॉडी कैविटी में ब्लड पंप करता है। और इसमें जो ब्लड वेसल्स है ये आपस में कनेक्टेड नहीं होती हैं। इनमें क्या होते हैं? ऑस्टियाज प्रेजेंट होते हैं। और ऑस्टियाज से क्या होता है? यहाँ पर जो बॉडी कैविटी में ब्लड पंप हुआ ये ऑस्टिया के माध्यम से वापस हार्ट में आता है। जबकि क्लोज्ड में क्या था? आर्टरीज थी और फिर उसके बाद वेन्स। तो यहाँ पर आर्टरीज के थ्रू तो बॉडी कैविटी में ब्लड गया, लेकिन ब्लड जो है बॉडी कैविटी से ऑस्टिया के माध्यम से वापस हार्ट में आता है।
और इसमें ये सभी आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बात आती है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है। मोस्ट कॉमन आप देख सकते हैं कि जो आपका सेंटीपीड है यानी कि कनखजूरा, या कॉकरोच की बात करें, तिलचट्टे की बात करें, जितने भी हमारे इंसेक्ट यानी कि ऑर्थ्रोपोड्स एनिमल्स हैं, उन सभी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जबकि ह्यूमंस की बात करी जाए तो ह्यूमंस में क्लोज्ड सर्कुलेशन, या एलिफेंट या मैमल्स की हम लोग बात करते हैं तो उन सभी में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी कि बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन ऑर्थ्रोपोड्स या इन कॉकरोच which type of blood circulation is present, या open blood circulation is present in which of the following organism, ऐसे क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। तो जितने भी ऑर्थ्रोपोड्स हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और जितने भी मैमल्स हैं या ह्यूमंस हैं उन सभी में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद देखें तो ब्लड वेसल्स में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स से भी क्वेश्चंस बनते हैं। जो हम लोगों की बॉडी में दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक तो आर्टरी होती हैं और दूसरी वेन्स होती हैं, यानी कि एक तो धमनियां हैं और दूसरी क्या है, शिराएं हैं। धमनी और शिराओं की अगर बात की जाए तो इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। तो जितनी भी हमारी आर्टरीज हैं बॉडी की, यानी कि जितनी भी हमारे शरीर की धमनी है, धमनियों की बात की जाए तो इनमें 4 लेयर्ड यानी कि ये 4 परत की बनी हुई पाइप्स होती हैं, यानी कि रक्त नलिकाएं होती हैं। इनमें सबसे आउटर लेयर एक होती है यानी कि बाह्य परत, दूसरा होता है स्मूथ मसल्स यानी कि नर्म पेशियों की एक परत होती है, तीसरा होता है इलास्टिक लेयर, इलास्टिक लेयर यानी कि जिनमें क्या हो बेटा, खिंचाव हो, इलास्टिसिटी हो, जैसे कि रबर बैंड, ठीक है। और चौथा होता है इनर लेयर, और उसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। अब यहां से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि व्हिच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कैरीज इलास्टिक लेयर, किस प्रकार की रक्त नलिकाओं में एक तन्य या इलास्टिक परत होती है। तो हमेशा आर्टरीज में इलास्टिक लेयर प्रेजेंट होती है। देखो, हार्ट से ब्लड पंप हुआ, प्रेशर ज्यादा है। अब जब प्रेशर ज्यादा होता है तो पाइप में अगर आप फ्लो कर रहे हो तो पाइप फूल जाता है, अगर उसमें इलास्टिसिटी ना हो तो पाइप क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। तो इलास्टिक लेयर किस में प्रेजेंट होती है बेटा, आर्टरीज में होती है। अब वहीं वेन्स की बात की जाए तो वेन्स में खास तौर पर अगर देखिए तो ये 3 लेयर की प्रेजेंट होती है, इनमें इलास्टिक लेयर नहीं होती। आउटर लेयर, स्मूथ मसल यानी कि नर्म पेशियों की परत, और इनर लेयर होती है। सिर्फ 3 परतें होती हैं वेन्स में, क्योंकि वेन्स में प्रेशर क्या होता है, हमेशा कम होता है, ठीक है। वेन्स में हमेशा प्रेशर कम होता है, लेकिन अब इनमें क्या होते हैं कि बीच बीच में वेन्स में वॉल्व्स लगे होते हैं कि ब्लड कभी भी आपका बैक फ्लो ना हो। अगर बैक फ्लो होने की कोशिश करे तो ये जो वॉल्व है ये क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। ऐसे ओपन है, अगर ब्लड इधर से जा रहा है ऐसे ओपन है, अगर रिवर्स में आएगा तो ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो वॉल्व्स जो हैं किस ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वेन्स में यानी कि शिराओं में आपके वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिराओं में क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं, जबकि आर्टरीज में वॉल्व नहीं होता, इलास्टिक लेयर होती है। ये मेजर डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स का, और ये दोनों डिफरेंस पूछे जाते हैं। क्लियर। अब इसके बाद यहां पर हम लोग बात करें कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है यानी कि रक्त परिसंचरण है, हार्ट एक बार में 70 ml ऑफ ब्लड पंप करता है, यानी कि लबडब, और फिर दोबारा क्या हुआ, लबडब। तो यहां पर जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फिर रिलैक्स हुआ, इसमें कितना ब्लड पंप होगा, तो 70 ml ऑफ ब्लड आपकी बॉडी में पंप होता है, यानी कि एक बार में हृदय से 70 मिली ब्लड वेसल्स में आता है, ठीक है। हम लोगों की हार्ट बीट कितनी है, 72, ठीक। एलिफेंट्स की अगर बात करी जाए, हाथियों की, तो हाथियों का हृदय एवरेज एक बार में यानी कि 1 मिनट में 30 बार धड़कता है, ठीक है। एवरेज कंडीशन आपकी कितनी है आपके एलिफेंट्स की, तो 30 बीट्स पर मिनट।
लोवेस्ट रेट अगर देखा जाए तो ये 22 बार प्रति मिनट है और हाईएस्ट रेट है एलिफेंट का 39 बीट्स। ठीक है, यानी कि जिस समय पर बहुत गुस्से में है एलिफेंट, दौड़ रहा है, ठीक है, लड़ रहा है या चल रहा है, तो उस समय चलने की कंडीशन पर जब काफी लॉन्ग डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है उस समय पर 39 बीट मैक्सिमम पहुंचेगा। बहुत रिलैक्स मूड में है तो 22 पहुंचेगा और एवरेज कितना है 30 बीट्स पर मिनट। हम लोगों का कितना है 72 पर मिनट। जब भी हम लोग जॉगिंग या रनिंग करने लगते हैं, फिजिकल वर्कआउट करने लगते हैं, तो हमारा ये 100 टू 110 पहुंच जाता है और जब रिलैक्स मोड में रहते हैं तो 72 से थोड़ा बहुत कम यानी कि 65 लगभग इतना रहता है, इससे कम नहीं होता। लेकिन आपका जो मूल है, मूल यानी कि अगर हम बात करें बेटा छछूंदर एक रोडेंट है। रोडेंट देखा होगा आप लोगों ने, रैट और माइस देखा होगा, लेकिन उसी में मोल देखा होगा छछूंदर जो है, छछूंदर को देखा होगा कि उसके माउथ जो है थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, रेड कलर की आई होती है, देखा हो, अगर नहीं देखा है तो देखिएगा। तो इसमें आपका 800 बीट पर मिनट यानी कि इसका हृदय 1 मिनट में 800 बार धड़कता है और सारे एनिमल्स में सबसे ज्यादा है ये। ठीक है, छछूंदर में 800 बार प्रति मिनट, हाथियों में 30 बार प्रति मिनट, हम लोगों का 72 बार पर मिनट। लेकिन जो आप लोग अगर बात करें ग्रिजली बियर की या पोलर बियर की, तो जब ये हाइबरनेशन में जाते हैं यानी कि शीत निद्रा में जाते हैं, उस समय इन लोगों की हार्ट बीट कितनी होती है बेटा, इनका हृदय 9 मिनट में एक बार धड़कता है। लेकिन जब ये शीत निद्रा यानी कि 6 महीने 4 महीने के लिए जब सोते रहते हैं, उस समय इनका 9 मिनट में एक बार हृदय धड़कता है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर ये तो बात हो गई डिफरेंट एनिमल्स में हार्ट बीट की। साथ ही साथ अगर हम लोग अपनी बात करें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के केस में, तो जब हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है तो जो लब डप है यानी कि जो साइकिल चलती है ये 0.8 सेकेंड में एक साइकिल हो जाती है, यानी कि लब डप। इसमें समय कितना लगा 0.8 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से भी कम, तभी 1 मिनट में 72 बार होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है 0.3 सेकेंड के लिए, हम लोगों का हार्ट यानी कि 0.3 सेकेंड के लिए, और जो डायस्टॉल होता है वो 0.5 सेकेंड के लिए होता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ 0.3, रिलैक्स हुआ 0.5, फिर 0.3, 0.5। इसलिए सिस्टॉल और डायस्टॉल में यानी कि लब डप एक धड़कन में 0.8 सेकेंड का समय आपके हार्ट बीट में लगता है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद देखें तो कुछ हमारी स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये पॉइंट्स खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि ब्लड सर्कुलेशन में देखा जाए तो कौन सी ब्लड वेसल, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ब्लड वेसल हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करती है, तो कोरोनरी आर्टरी प्रोवाइड ब्लड टू कार्डियक मसल। कोरोनरी धमनी हृदय पेशियों को रक्त प्रदान करती है, पहला पॉइंट। दूसरा नंबर पर देखें तो जो हिपैटिक आर्टरी होती है, हिपैटिक आर्टरी, हीपा मतलब क्या है लिवर, तो लिवर को ब्लड कौन प्रोवाइड करेगा, तो हिपैटिक आर्टरी, और लिवर से ब्लड वापस कौन लाएगा, तो हिपैटिक पोर्टल वेन। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, हिपैटिक आर्टरी जो है ये क्या कर रही है, ये कर रही है आपके लिवर को ब्लड सप्लाई ऑक्सीजनेटेड, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ला रहा है, हिपैटिक पोर्टल वेन ला रही है। ठीक है, नेक्स्ट है जो रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी किसको ब्लड प्रोवाइड करती है, रीनल आर्टरी किडनी यानी कि वृक्क, जो गुर्दे हैं जहां पर ब्लड का फिल्टरेशन होता है, छनन होता है, तो हिपैटिक आर्टरी क्या कर रही है बेटा, ये आपकी किडनीज को ब्लड प्रोवाइड करती है। और जो रीनल वेन होती है, रीनल वेन ब्लड को वापस लेकर के आती है किडनी से। ये ब्लड फिल्टरेशन के लिए नहीं जा रही है, ये किडनी की सेल्स को काम करने के लिए जो ब्लड प्रोवाइड करती है उनकी बात हो रही है। तो रीनल आर्टरी किडनी को प्रोवाइड करती है और रीनल वेन जो है ये किडनी से ब्लड को वापस लेकर के आती है। ठीक है, रेडियल आर्टरी जो है ये आपके आर्म यानी कि हाथ को ब्लड प्रोवाइड करती है, और जो रीनल आपके रेडियल जो वेन है, रेडियल वेन हैंड से वापस ब्लड को लेकर के आएगी।
ठीक है। वहीं लेग की बात करें तो जो आपका पॉप्लीटल आर्टरी होती है ये आपके लेग में ब्लड प्रोवाइड करती है, और जो आपकी पॉप्लीटल वेन है ये पैर से वापस ब्लड को लेकर के आती है। ठीक है, तो ये कुछ मेन आपकी ब्लड वेसल्स हैं जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटा कोरोनरी आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी और रीनल आर्टरी। इन 3 पॉइंट के बारे में सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस बनते हैं जो कि रिपीट हुए हैं, तो इन तीनों पॉइंट्स को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये पोर्शन था बेटा आपका ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। So that's all for today. Thank you.